लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ वापस आ रहा है। तो अगर आपको सीजन 1 पे एक रिकैप चाहिए तो उसके ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो बचा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको सीजन 1 का रिकैप चाहिए तो वो भी आपको हमारे अपने ही इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जिन्वू की बहन यानी कि संग जिन्हा उसको कॉल कर रही होती है। जिन्वू सो रहा होता है और दोपहर के 2 बज चुके होते हैं। वो अभी भी सोने के लिए अपने बिस्तर पे ही पड़ा होता है, पर तभी उसकी बहन उसको याद दिलाती है कि उन लोग की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो इसलिए उसको स्कूल आना होगा। इसके बाद वो स्कूल पहुंचता है, मस्त काली शर्ट पहन के एकदम हैंडसम सा बंदा बन के। इसको देख के उसकी बहन सदमे में चली जाती है। आखिरकार वो लग ही इतना ज्यादा हैंडसम रहा होता है। इसके बाद वंस अगेन वही इंट्रो आता है जो कि सीजन 1 के स्टार्टिंग में आया था, बट थोड़ा सा डिफरेंट होके, जहाँ पे हमको नैरेटर बता रहा होता है कि कैसे 10 साल पहले डंजन गेट्स अपीयर होना चालू हुए थे और उसके बाद से पूरी दुनिया ही बदल गई। कैसे मैजिक बीस्ट अपीयर हुए और उनके साथ अपीयर हुए ऐसे हंटर जिनके पास एबिलिटी थी, और वो थी स्पेशल एबिलिटीज। उन्हीं एबिलिटी वाले बंदों में से एक होता है हमारा अपना संग जिनवू, जिसको मिलती है लोएस्ट रैंक यानी कि ई रैंक। रैंक्स ऐसे काम करती हैं कि रैंक होती है ABCDE, जिसमें ई लोएस्ट होती है, और फिर एक एस रैंक जो कि स्पेशल रैंक होती है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारा अपना मेन कैरेक्टर जो कि ई रैंक में पैदा हुआ था, उसकी मम्मी को एक सिकनेस भी थी और इसी कारण से वो काम करता था हंटिंग का, ताकि वो अपनी मम्मी की भी दवाई करा सके और जो छोटी बहन हमको अभी दिखाई गई है उसकी भी पढ़ाई कर सके। पर एक डबल डंजन वाली रेड के दौरान उसको एक गेम जैसा सिस्टम मिल जाता है, जिसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो कमांड करने लगता है एक शैडो आर्मी और बन जाता है शैडो मोनार्क। इस समय उसकी तलाश उसको लेके जा रही है एक्सिलर ऑफ लाइफ की तरफ, ताकि वो अपनी मम्मी को ठीक कर सके। इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद वही सीन कंटिन्यू हो रहा होता है, जहाँ पे उसकी बहन कह रही होती है कि भैया बड़े भैया तुम तो बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े सुंदर वुंदर हो गए हो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो बताओ मैं बनवा दूं भाई, जिसपे वो ऑब्वियसली ना बोल देता है। इसके बाद हमको दिखाई जाती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिनवू और उसके टीचर के बीच में। उसकी टीचर बोल रही होती है कि आपकी बहन बहुत ही ज्यादा पढ़ने में कमाल धमाल की स्टूडेंट है, तो उसको आपको प्रेशर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेसिकली वो तो एक तरीके की आइडल है, जिसको सुन के ऑब्वियसली जिनवू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और टीचर भी कह रही होती है कि आपकी बहन को पढ़ा के मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब महसूस करती हूँ खुद को। उसके बाद टीचर कहती है कि अगर आपकी बहन अभी तुरंत अवेकन हो जाए हंटर की तरह, तो उसको क्या आप एक हंटर बनने देंगे, जिसपे वो ऑब्वियसली ना बोल देता है। ये बात सुन के वो टीचर उससे एक फेवर मांगने लगती है, और वो फेवर क्या है वो तो हमको जल्द ही पता चल जाएगा। फिर हमको बताया जाता है कि ये फेवर होता है हान से रिलेटेड। हान वो लड़की है जो कि एक बार जिनवू को पार्क में मिली थी एक्सरसाइज करते टाइम, और वो दोस्त भी है उसकी छोटी बहन की, और वो अभी ही अवेकन हुई है एक ई क्लास के हंटर के तौर पे। तो उसकी टीचर फेवर ये चाहती थी कि जिनवू उसको कन्विंस करे कि वो हंटर का काम छोड़ दे, क्योंकि हमको पता है कि हंटर के काम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। और ये बात उससे जिनवू भी निकलते ही बोलता है, पर इससे वो बंदी तुरंत काउंटर करके बोल देती है कि ई क्लास के हंटर तो तुम भी हो ना, तुम क्यों बोल रहे हो इतना ज्यादा। आई मीन ऑब्वियसली उसका टोन बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं होता है, पर फिर भी वो यही कह रही होती है। फिर जिनवू कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर करने आया हूँ, पर अब तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हमको एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमको हंटर से मुलाकात होती है, जो कि हमको सीजन 1 के एंड में दिखा था, और वो हंटर कोई और नहीं बल्कि होता है हंटर होंग डोंगसू, जो कि होता है एक एस क्लास का कमाल का हंटर, जो कि इस समय अमेरिका में बेस्ड होता है। और उसको लेने के लिए वहाँ पे आया होता है चीफ ऑफ हंटर एसोसिएशन यानी कि मिस्टर जिनचुल, जो कि खुद में एक ए क्लास के हंटर हैं, तो कोई नल्ले बेरोजगार नहीं है। एनीवेज आते ही बोलने लगता है ये कंट्री यानी कि जापान अभी भी एकदम से नल्ला बेरोजगार है। इसके बाद जिनचुल उससे पूछने लगता है कि आप यहाँ पे आए क्यों हो, जिसपे वो कहता है कि तुम मेरे साथ मूर्ख बनने का प्रयास मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं यहाँ पे हूँ उन ई क्लास और डी क्लास के हंटर के लिए, जिनके कारण से मेरे भाई की डेथ हो गई है। आई मीन ऑब्वियसली वो इतना एक्सप्लिसिटली ये बात तो नहीं कहता है, पर आप इससे बात समझ ही सकते हैं, और समझ ही सकते हैं कि वो उस ई क्लास और डी क्लास के हंटर के लिए क्या करने वाला है। और वो ये भी कहता है कि तुम कर क्या लोगे अगर मैं जो करने वाला हूँ वो करके दिखा दूं। जिनचुल इस बात से इरिटेटेड तो होता है, पर वो क्या ही बोल सकता है। इसके बाद एक और बार सीन कट होता है। इसके बाद हमको फिर से दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन का हेड गनही, जो की बात कर रहा होता है चोई से, जहाँ पे चोई उसको बता रहा होता है कि इस क्रिएचर का ये पंख है या एंटीना है जो भी है, ये हमको मिला है सी के अक्रॉस। इसका मतलब वो सी के पार उड़ने की तैयारी कर रहा था। आई मीन वो लोग ऑब्वियसली अभी उतनी दूर तक नहीं उड़ सकते हैं, और फिर भी कुछ ही समय में वो पहुंच जाएंगे यहाँ तक। इसके बारे में ये बात किसके बारे में हो रही है ये तो मैं बहुत क्लियर अभी नहीं पता है, पर उससे पहले सीन कट हो जाता है। फिर हमको एक पोर्टल के सामने लेके जाया जाता है, जहाँ पे 2 एजेंट
खड़े होते हैं आन और हियान। बेसिकली वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं जिन्वू का, क्योंकि एक रेड पार्टी क्रिएट की गई थी और वो रेड पार्टी जाने वाली होती है इस सी क्लास के गेट के अंदर। और ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाली थी जिसको लीड कर रहा था एक क्लास ए का हंटर, जिसके बारे में हमको बताया जाता है और हमको बताया जाता है कि उसका नाम होता है किम चुल। वो एक टैंकर होता है और जैसा मैंने कहा वो एक ए रैंक का हंटर होता है और वो इस असॉल्ट टीम को लीड कर रहा होता है जिसमें काफी सारे बी रैंक और सी रैंक के भी हंटर्स होते हैं। के अलावा 2 सी रैंक के भी हंटर होते हैं। इस मिशन पे टोटल 10 लोग हो जाते हैं इन दोनों को मिला के। वैसे किम को इन लोग में कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है क्योंकि उसका केवल ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग में इंटरेस्ट होता है, पर फिर भी वो इन लोग के साथ जाने के लिए तैयार होता है। तो जाते मिस्टर यान जिन्वू से कह देते हैं कि ध्यान रखना क्योंकि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है तो तुम इस कारण से सारी ग्लोरी खुद मत लेने लगना, इन लोग को भी थोड़ा बहुत लड़ने का मौका देने लगना। I mean, उसको थोड़ी सी भनक है कि हमारा जिन्वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे ही जिन्वू उसके अंदर पहुंचता है हम देखते हैं कि कुछ तो खराब हो रहा होता है। एक रेड लाइट सी जलने लगती है। जिन्वू बाहर निकल के उन लोग को बताने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, पर उससे पहले वो गेट क्लोज होने लगता है। तो गेट क्लोज होते होते वो कहता है कि कांटेक्ट कर लेना सारी टीम से। इसके बाद हमको दिखाया जाता है ब्या क्यून हो, जो कि आपको मैं बता दूं कि टाइगर गिल्ड का हेड है। एनीवे वो स्ट्रीम पे पहुंचने वाला होता है। उससे पहले हमको दिखा दिया जाता है कि उस डंजन के अंदर क्या होता है। वो डंजन बेसिकली एक आइस फील्ड होता है जहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है। पर इससे पहले कि वो लोग बातों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाए पे आ जाते हैं आइस एल्व्स, जो कि तीर बरसाने लगते हैं। एक तीर लगता है एक सी क्लास के हंटर को और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और दूसरा तीर उस लड़की को भी लगने वाला होता है, पर जिन्वू उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर हमको बताया जाता है कि आइस एल्व्स कैसे कितने ज्यादा इविल होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके प्रेजेंस के कारण अब ये डंजन कम से कम क्लास बी का हो चुका है। इसके बाद हमारा जो लीडर है किम वो कहने लगता है कि हमको 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो एक बचा हुआ सी क्लास का हंटर होता है वो उसको ज्वाइन करने की कोशिश करने लगता है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी भी डेड वेट को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ पे एक दिन का मतलब बाहर 1 घंटा होता है और हमको यहाँ पे कई महीने लग जाएंगे उस बॉस को हराने के लिए, जिस बॉस के मरने के बाद ये रेड गेट वाला डंजन क्लोज होगा। तो इसी कारण से वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हंटर्स को लेके आगे बढ़ना चाहता था, पर एक बी क्लास की हंटर जिन्वू को ज्वाइन करने की सोच लेती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जब आइस एल्व्स ने तीर बरसाए होते हैं तो फिर जिन्वू रिएक्ट करने में कामयाब हो जाता है, बल्कि हमारे किम को कुछ भी रियलाइज नहीं होता है। इसका मतलब उस बी क्लास की लड़की को एक इंट्यूशन होती है कि हमारा जो जिन्वू है वो एटलीस्ट ए क्लास का है या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि किम अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो 5 लोग एक ट्री के ऊपर मार्क देते हैं जो कि पॉज के मार्क होते हैं। तब उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे बियर्स की टेरिटरी है और वो बियर्स कोई नल्ले बेरोजगार बियर्स नहीं बल्कि आइस बियर्स है, पर फिर भी वो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मूवमेंट ऐसा भी होता है जहाँ पे किम सोच रहा होता है कि किस लिए उस ग्रुप में एक बी क्लास का भी हंटर था, सी क्लास का भी हंटर था, फिर भी मैंने उस ई क्लास के हंटर यानी कि जिन्वू को लीडर समझा। एनीवेज फिर लड़ाई कंटिन्यू होती है, पर हमारा किम है तो ए क्लास का हंटर, तो फिर वो इजीली एक बियर को मारने में कामयाब हो जाता है और बाकी सारे लोग भी तैयार होते हैं लड़ाई के लिए। वंस अगेन एक और बार सीन कट होता है जहाँ पे जिन्वू बात कर रहा होता है उस लड़की से जो बी क्लास की हंटर होती है। वो बी क्लास की हंटर बताती है कि कैसे उसका मानना था कि इन लोग को और आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बियर्स की टेरिटरी हो सकती है। इस पे जिन्वू कहता है कि हम लोग को आगे इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि ये बियर्स की टेरिटरी हो सकती है, यहाँ पे आइस एल्व्स नहीं होंगे और वैसे भी आइस एल्व्स से डील करना ज्यादा कठिन होगा एज कम्पेयर टू बियर्स। इसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री में से कोड सबके लिए निकालने लगता है, जिसको देख के सी क्लास का हंटर एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि बड़े से बड़ा हंटर भी केवल 2-3 आइटम रख सकता है छोटे मोटे लेवल का अपनी इन्वेंट्री में। ये देखने के बाद उन लोग स्तब्ध होते हैं और पूछने लगते हैं उससे कि तुम हो कौन भाई, हम लोग को बता दो। फिर वो कहता है कि मैं तुम लोग को यहाँ लेके आया हूँ तो मैं तुम लोग की सुरक्षा करूंगा, उसकी चिंता मत करो, पर उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही डिमांड है कि तुम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे। तभी उनके सामने भी आ जाता है एक आइस बियर, जिसके 2 टाइटल होते हैं और वो टाइटल होते हैं द वन हु कैन ओवरकम और वुल्फ असैसिन। इसका मतलब अगर जिन्वू उसको हराने में कामयाब हो जाता है तो उसको भी ये टाइटल मिल जाएंगे। इसके बाद वंस अगेन हमको रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे मैंने बताया बैक पहुंचा हुआ होता है जो कि सोच रहा होता है कि मैं भी 1-2 ए या बी क्लास के हंटर सर्वाइव कर जाएंगे और उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ किम से होती हैं। और फिर भी वहाँ पे खड़ा एक बंदा उसको बताता है कि जिन्वू भी उसके अंदर गया है जो कि ई रैंक का है, पर मोस्ट प्रोबेबली उसकी रीअवेकनिंग हुई है और उसकी श्योरिटी उसको भी नहीं होती है। एनीवेज अब इम्पोर्टेंट मैटर हाथ में आ चुका होता है क्योंकि तभी वहाँ पे आ जाता है कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना बंदा होंग डोंगजू को देखने के बाद हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेड को बोलने लगता है कि ओ नल्ले बेरोजगार आदमी तुम भी यहाँ पे आ गए। जिस पे वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो अमेरिका से। बेसिकली दोनों के बीच में बहुत सारी कहासुनी हो रही होती है। अंत में डोंगजू कहता है कि पर तुमने एक ई क्लास के हंटर को इस गेट के अंदर जाने कैसे दिया, जबकि गेट प्रोबेबली हो सकता है कि क्लास ए का हो और जब तक गेट रेड है तब तक को भी एंट्री नहीं ले सकता है। और यही बात जिनचुल भी सोच रहा होता है। बेसिकली सिचुएशन ऐसी है कि हमारे बैक
और डोंगसू की बनती नहीं है, क्योंकि ब्याक साउथ कोरिया में ही रह के अपनी कंट्री को सर्व करता है, बल्कि डोंगसू बाहर चला गया है तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी बहुत तो हेट्रेड होगी ही। वहीं जिनचुल को ये सब चीजें ओवरसी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हंटर्स एसोसिएशन में एक बहुत ही हाई पोजीशन होल्ड करता है और वो जिनवू को बहुत लकी भी समझ रहा होता है, क्योंकि इसी रेड गेट के इंसिडेंट के कारण वो बचने में कामयाब हो जाता है। पर गेट के अंदर क्या चल रहा है ये तो हमको बाद में ही पता चलेगा, और हमको वो पता चल भी जाता है। हमको दिखाया जाता है कि कैसे जिनवू उन सारे बियर्स की कटाई छटाई कर रहा होता है। इसके बाद वो उन तीनों को बियर मीट भी खाने को देता है, पर इससे पहले कि वो खुद कुछ खा सके वो चला जाता है बाहर, इन लोग को ये बोल के कि वो एक्सरसाइज करने जा रहा है। वो तीनों सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज आदमी है, और तब तक हमको दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जिनवू अपनी आर्मी का यूज कर रहा है, अपनी शैडो आर्मी को समन कर रहा है, और वो करता भी ऐसा ही है, और अपनी शैडो आर्मी और इग्रिस को समन करता है ताकि वो सारे बियर से लड़ाई कर सके। फिर हमको एक कमाल की मार दिखाई जाती है शैडो आर्मी और बियर्स के बीच में, जो कि काफी हद तक इक्वल होती है, और तभी उनको मेज सपोर्ट भी मिलने लगता है तो वो कमाल की लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच हमको पता चलता है कि जिनवू अपनी पूरी आर्मी को रीजनरेट भी कर सकता है, और वो उसकी एमपी यानी कि मैजिक पॉइंट्स कंज्यूम करते हैं। एनीवेज, जैसा मैंने कहा, जो छुटपुट सोल्जर होते हैं उनकी लड़ाई बहुत इक्वल होती है, और फाइनली जिनवू के सारे सोल्जर्स बाकी सारे छुटपुट बियर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी वहां पे आ जाता है बियर बॉस, जो कि कंप्लीटली बाकी सारे सोल्जर्स को मार देता है। और अब फाइनली बारी होती है इग्रिस वर्सेस उस बियर बॉस की, और आप गेस कर ही सकते हैं कि क्या होगा। इग्रिस क्या कमाल की फाइट करता है, पर इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा डैमेज दे पाए वो बियर बॉस, इग्रिस उसका राइट शोल्डर ही उड़ा देता है। इसके बाद एक स्पेस से जंप करते हुए उसकी पीठ की भी धज्जियां उड़ाते हुए कंप्लीटली हर जगह खून ही खून कर देता है। इग्रिस उसको कंप्लीटली खत्म करने वाला होता है। इससे पहले बियर बॉस रेडी होता है एक और कमाल के अटैक के लिए, और ये कोई एनिमे तो नहीं है, मतलब एनिमे ही है पर कोई मजाक तो नहीं है, पर इसी कारण से कि इससे पहले वो कोई कमाल का अटैक कर पाए, हमारा इग्रिस उसका सर ही काट देता है। ये देख के जिनवू बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसको याद आता है जिस टाइम पे उसने इग्रिस से लड़ाई की थी, अगर उस टाइम पे इग्रिस से अपनी तलवार यूज की होती तो वो जिनवू की बैंड ही बजा देता। और जिनवू का ये मानना था कि इस मूवमेंट में भी इग्रिस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर एटलीस्ट उसके इक्वल तो है ही। एनीवेज, फिर सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं मिस्टर किम यानी कि ए क्लास के हंटर, उसके साथ बाकी सारे लोग जो होते हैं वो मर चुके होते हैं या फिर धीमे धीमे करके मार दिए जाते हैं, और उनको मारने वाले कोई और नहीं बल्कि आइस एल्व्स होते हैं। ये देखने के बाद वो सोच रहा होता है कि कैसे वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बनने वाला था, तो ये सब अभी क्यों होना था। तो इसी कारण से वो चिल्ला के वहां से भाग जाता है, और तभी हमको शायद व्हाइट एल्व्स का बॉस भी दिखा दिया जाता है, और इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा, यानी में बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, और ये दिखाता है इसका फर्स्ट एपिसोड, जो कि इन इटसेल्फ बहुत ही ज्यादा कमाल का था। पर अगर आपको सीजन 1 की मेमोरीज ब्रश अप करनी है तो फिर आप उसका भी कंपाइलेशन हमारे ही चैनल पे देख सकते हैं। एनीवेज गाइस, मैं बात करूंगा इस एनिमे और इस एपिसोड के बारे में आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा, तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।